I'm Dr. M.S. Kamar, Senior Consultant in the Department of Pulmonary Critical Care and Sleep Medicine at Indraprastha Apollo Hospital. I'm also the founder in sleep medicine here and also lead in the lung transplant program. Today we'll start the series on ILD. ILD is interstitial lung disease, or it's also called interstitial pulmonary fibrosis. होता क्या है ILD? इसमें लंग्स में इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है, जनरलाइज्ड सारे लंग्स में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, ऊपर के लोब्स में भी, नीचे के लोब्स में भी, एंड इवेंचुअली वो एक थिकनिंग की फॉर्म ले लेती है, जिसको बाद में फाइब्रोसिस बन जाता है, हनीकोमिंग भी बन जाती है. ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्रेजुअली ओवर वीक्स एंड मंथ्स एंड इवन ईयर्स बढ़ती चली जाती है. कई तरह के ILDs होते हैं, वो हम बात करेंगे आगे. कई ज़्यादा एक्यूट वेरिएंट्स होते हैं, कईयों में ज़रा स्लोली होता है, और इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसी पे डिपेंड करती है. अगर हम कॉजेज़ देखें, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ ILD, लोग ये पूछते हैं कि हुआ क्यों, कैसे हुआ, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ क्या जिसकी वजह से एक ट्रिगर पैदा हो गया. ये थ्योरीज हैं कि वायरल इन्फेक्शन को ऐसे हो सकती जो अंदर ही अंदर एक ऑटोइम्यून प्रोसेस शुरू कर दें और वो ट्रिगर कर दें ऐसी चीज़ जिसमें कि ब्रंट ऑफ द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी इज ऑन द लंग्स. सो कई तरह के और फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, हवा में क्या हम ब्रीथ कर रहे हैं, डस्ट है, किस तरह की, कोई माइनिंग डस्ट है, कोई किसी तरीके के ऐसे केमिकल्स हैं जो हम इनहेल करते जा रहे हैं और वो उसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है. कई ऑक्यूपेशंस भी ऐसे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें कि ये चीज़ ट्रिगर हो सकती है. किसी भी माइनिंग इंडस्ट्री में भी ये चीज़ हो सकती है. ऑटोइम्यून डिजीजेस जिसमें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जॉइंट की पेन्स, स्क्लेरोडर्मा, SLE, ये भी एक तरीके से लंग्स में इन्फ्लेमेशन शुरू कर देते हैं. ये ज़रा ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन ये भी IPF करते हैं. ILD और IPF एक ही बात है. Causes of ILD, and we have spoken about a few, the environmental and other things, but we haven't spoken about smoking, we haven't spoken about radiation, hazards, and we haven't spoken about the genetic reasons. कई फैमिलीज के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो एक को है और दूसरे को भी ILD है. अदरवाइज ILD इज नॉट ए कॉमन डिजीज, लेकिन फैमिलीज में क्लस्टर्स हो सकते हैं. सो जेनेटिक रीज़न हो सकता है, पोस्ट रेडिएशन, खासकर हेड एंड नेक रीजन की, चेस्ट रीजन के रेडिएशन के बाद जो फाइब्रोसिस होता है, वो भी एक तरीके का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन सिर्फ लोकल नहीं कई बार रहता, जनरलाइज्ड भी हो सकता है, जिसकी वजह से ILD की शुरुआत हो सकती है. फिर एक बड़ी इनोकुअस चीज़ सोचते हैं लोग कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD, स्टमक में गैस रहती है, एसिड बनता है, ये सिम्टम चले आ रहे हैं. कई पेशेंट्स में जो ठीक से एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, उनमें रात में खासकर थोड़ा थोड़ा एसिड अगर लंग्स में जाता है तो उसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से भी ILD हो सकता है. ILD के पेशेंट्स में मेनली सांस चढ़ना शुरू हो जाता है और सांस धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है. शुरू में पेशेंट्स को चलने पे सांस फूलता है, सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस फूलता है, लेकिन धीरे धीरे उनको बैठे बैठे भी सांस चढ़ना शुरू हो जाता है. लेटने से थोड़ी सी और भी तकलीफ बढ़ सकती है. ये तो इनका मेन सिम्टम होता है ILD के पेशेंट्स में. उसके अलावा खांसी, ड्राई कफ, थोड़ी घुटी घुटी सी खांसी, हल्की फुल्की जिसका कोई ज़्यादा इरिटेबिलिटी नहीं होती और पेशेंट उसको इग्नोर कर जाते हैं शुरू में. इसके अलावा कोई और सिम्टम मेनली होते ही नहीं, और आपको रूल आउट करना पड़ता है दूसरी बीमारियों को, ताकि आप मिक्सअप ना कर दें कि ILD की बजाय कोई और बीमारी है और आप उसमें उलझ गए और ट्रीटमेंट कुछ और मिल रही है. ILD को, इन सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए हम आगे इन्वेस्टिगेशन, ILD में इन्वेस्टिगेशंस करना होता है पेशेंट्स को. और सबसे पहले हम
उनका लंग फंक्शन देखना चाहते हैं, एक्सरे देखना चाहते हैं, HRCT स्कैन देखना चाहते हैं, 6 मिनट वॉक टेस्ट देखना चाहते हैं कि हम किस जगह पे हैं, स्टेटस क्या है ILD का, कितना एडवांस कर चुका है और डिफ्यूजन कैपेसिटी कितनी कम हो चुकी है। ये सारी चीज़ें देख करके हमें आइडिया, फिर अमाउंट ऑफ आइडिया हो जाता है कि व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट विद आवर ट्रीटमेंट और कितना एग्रेसिव ट्रीटमेंट किया जाए। सिंगल ड्रग चलेगा, डबल ड्रग देना पड़ेगा या 3 ड्रग देने पड़ेंगे। सो ये इन्वेस्टिगेशंस करना बहुत ज़रूरी है और हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अगर पल्मोनरी एडीमा या कार्डियक कंडीशन है, किसी भी वजह से फ्लूइड ओवरलोड है, तो हमें एकोकार्डियोग्राम भी उसी वक्त कर लेना चाहिए टू बी श्योर। प्लस हमें उसमें पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर भी पता चल जाता है कि कितना है। ILD की ट्रीटमेंट से पहले हम श्योर होना चाहते हैं कि कोई और चीज़ मिस तो नहीं कर रहा है। हमें you have to make sure that patient doesn't have pulmonary edema due to contractility affected है, any cardiac reason for that matter, चाहे हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज है, चाहे वो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से इंजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गई है, सो उसकी वजह से अगर या डायस्टोलिक डिसफंक्शन बड़ा ख़राब है, उसकी वजह से अगर फ्लूइड लंग्स में जमा हो रहा है तो उसकी भी क्रेपिटेशंस कई बार ILD की तरह हो सकती हैं। हालांकि ILD की क्रेपिटेशंस क्लासिकली वेल्क्रो टाइप की होती हैं और पल्मोनरी एडीमा की करैक्टर क्रेपिटेशंस का फर्क होता है। लेकिन समटाइम्स आप पहले एक बार पेशेंट को अगर देख रहे हैं, फॉलोअप केस नहीं है आपका रेगुलर, तो उसमें आपको ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। और पल्मोनरी एडीमा में हिस्ट्री परसिस्टेंट डिस्निया की नहीं होती कि लगातार सांस फूला ही हुआ है, उसमें कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। और पल्मोनरी एडीमा में या LVF में आपके स्वेलिंग लिम्स में भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। कई बार ब्रोंकियोलाइटिस की प्रेजेंटेशन कंफ्यूज कर सकती है, कोई और डिजीज़ इओसिनोफिलिया टाइप डिजीज़ भी कंफ्यूज कर सकती है। सो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं बिफोर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। लंबा अरसा है, सारी उम्र ट्रीटमेंट चलती है, तो हम फॉलोअप कैसे करते हैं, ये कैसे जानेंगे कि पेशेंट को रिस्पांस कितना हो रहा है। पेशेंट खुद चाहे कहें कि आई एम फीलिंग बेटर, मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ, दैट कुड बी स्टेरॉइड इफेक्ट ऑल्सो। सो हमें ये देखना होता है कि ऑब्जेक्टिवली, सिर्फ सब्जेक्टिवली नहीं, ऑब्जेक्टिवली पेशेंट कितना बेटर है। एक्सरसाइज टॉलरेंस कैसी है, पहले 6 मिनट वॉक में कितना चल लेता था, PFT में क्या दिखा रहा है, PFT में हम लंग की एक्सपेंशन कैसी आ रही है, एयर फ्लो फंक्शन ठीक होता है हमेशा, लेकिन एक्सपेंशन डिस्टेंशन ऑफ लंग कैसे आ रही है, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स कैसी हो रही है। और अगर हमें जरूरत पड़े फ्रॉम टाइम टू टाइम तो हम CT स्कैन भी करके देखते हैं, HRCT, ताकि हम देख सकें प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज या कि रुकी हुई है कि कैसा है। उसके हिसाब से हम डोजेस मैनिपुलेट करते हैं। ILD डायग्नोज होने के बाद में हमें सारी फैमिली को लेकर के पेशेंट को समझाना होता है कि डिजीज़ क्या है और डिजीज़ की प्रोग्रेस कैसी है। हम दवाइयाँ देंगे, फिजियोथेरेपी करेंगे और भी कुछ एक्सरसाइज समझाएंगे। और दवाई की क्या इंपॉर्टेंस है उसको ऊपर नीचे नहीं करना, डोजेस के मामले में गलती नहीं करना, और उसकी प्रोग्रेस कैसे हम इवेल्युएट करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं पेशेंट को और फैमिली को साथ लेके चलना पड़ता है। द पेशेंट, ये उम्र भर की डिजीज़ है, पेशेंट्स आर लाइक आवर फैमिली। उनको इस तरीके से समझाना पड़ता है कि व्हाट वी डू इज़ द बेस्ट फॉर द पेशेंट। ये ना हो कि डिजीज़ बढ़ती चली जा रही है और हम लंग ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लंग ट्रांसप्लांट को जितना भी प्रिवेंट कर सकें, हम डिले कर सकें, उतना हमें करना चाहिए।